अच्छा पढ़ लेना जब तो लास्ट क्लास हमने स्टार्ट किया था केमिकल इक्विलिब्रियम। अब उसमें जो हमने पढ़ा था एक्टिव मास, उसमें लिख लें नेक्स्ट। इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी और उसी में नेक्स्ट लिख लें एक्टिव मास। अच्छा, किसी भी रिएक्शन में जो हम या रिवर्सिबल रिएक्शन में एक्टिव मास यूज करते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है? मतलब अच्छा, अगर ये कंसंट्रेशन होती है तो इसमें एक्टिव वर्ड क्यों यूज करते हैं? तो लिख लें द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, the amount of substance which actively participated in a reaction, the amount of substance which actively participated in a reaction। मीनिंग द किसी भी सब ये होता क्या, सिंपल सा मैं बोलूं तो एक्टिव मास होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो रिएक्शन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। बट अब एक चीज ध्यान रखना, हमने कभी ध्यान से देखा जितने वो हमें अमाउंट क्वेश्चन में डायरेक्ट देता है उस सबको हम रिएक्शन में यूज करते हैं। तो उसका मीनिंग क्या है, हमारा अजम्पशन क्या होता है कि हम जितना भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस देता है उस पूरे को हम एक्टिव अज्यूम करते हैं। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिकली 100% जितना अमाउंट गिवन होता है वो सारा एक्टिव नहीं होता है, लेकिन हम अज्यूम क्या करते हैं कि होल अमाउंट टू बी एक्टिव। तो लिख लें इसमें वी अज्यूम होल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, we assume whole amount of substance to be active, whole amount of substance to be active मीन्स हम पूरे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को एक्टिव अज्यूम करते हैं। और एक सिंपल सा मीनिंग बोलूं तो ये होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो हम मोल्स की टर्म में भी यूज कर सकते हैं, मास की टर्म में भी यूज कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन की टर्म में भी कर सकते हैं। लेकिन पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अज्यूम करते हैं इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन या इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। मतलब हमने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा, वहां पर भी हमने रिएक्शन में सबसे ज्यादा या तो कंसंट्रेशन यूज की या पार्शियल प्रेशर यूज किया। मतलब हम दो तरह से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को सबसे ज्यादा यूज करते हैं। बट ये नहीं कि ओनली यही दो करते हैं, हम मोल फ्रैक्शन की टर्म में भी कर सकते हैं, मोल की टर्म में भी कर सकते हैं या मास की टर्म में भी कर सकते हैं। तो लिख लें फर्स्ट, बट हम सबसे ज्यादा जो अज्यूम करते लिख लें मोस्टली इट इज एक्सप्रेस्ड, लिख लें mostly it is expressed in terms of in following two ways। लिख लो in following two ways, mostly it is expressed in following two ways। फर्स्ट लिख लें बोर्ड पर से in terms of concentration, in terms of concentration। अब कंसंट्रेशन की टर्म्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं। और बता कंसंट्रेशन की टर्म में रिप्रेजेंट करते हो तो कंसंट्रेशन में सबसे ज्यादा कौन सी ली? बता पूरी केमिस्ट्री में हमने फिजिकल मोलैरिटी ही ली, इसलिए बता इनका लिख देते हैं कि मोलैरिटी ही एक्टिव मास होती है। बट बता एक्चुअल में अगर तुम खुद सोचो मोलैरिटी ही एक्टिव मास होती तो फिर बता हम यहाँ अलग से क्यों पढ़ते एक्टिव मास? हम तो डायरेक्ट बोल देते कि एक्टिव मास जो हम पढ़ चुके मोलैरिटी वही है। बट हमने क्यों नहीं बोला? बिकॉज यहाँ पर वो तो एक वे है उसको रिप्रेजेंट करने का इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। और यूनिट भी क्या लिखते हैं? हम लिख लें इन मोल पर लीटर लिखते हो। और जब हम एक्टिव मास या किसी भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं बाय स्क्वायर ब्रैकेट।
तो स्क्वायर ब्रैकेट लिखे तो ये है क्या, कंसंट्रेशन की टर्म में एक्टिव मास या कंसंट्रेशन भी बोल देते। ओके, अभी कंसंट्रेशन की टर्म में ले रहे, लेकिन यहां पर बता जिस सब्सटेंस का एक्टिव मास होगा उसको ब्रैकेट के अंदर लिखोगे। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, एक्टिव मास जब हम कंसंट्रेशन की टर्म में कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो यूनिट है वही फॉर्मूला बता रही है। तथा मोल पर लीटर का मतलब क्या हो गया, मोल अपॉन लीटर। मीनिंग बता, लीटर किसकी यूनिट होती है, वॉल्यूम की। तो जिस भी सब्सटेंस का एक्टिव मास लाना है हम क्या बोलेंगे, उस सब्सटेंस के मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इन लीटर। बस जिस भी सब्सटेंस का लाना है उसके मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर लिख ले। और मोल अगर मैं तुम्हें डायरेक्ट दे दूं क्वेश्चन में, वॉल्यूम दे दूं तो बता मोल बाय वॉल्यूम से ला सकते हो, लेकिन बता इसकी जगह मैं तुम्हें क्वेश्चन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और वॉल्यूम दूं तो ला सकते हो क्या। बता नंबर ऑफ मोल्स में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर Na से डिवाइड कर दो। होगी बता Na मॉलिक्यूल्स में 1 मोल तो गिवन मॉलिक्यूल्स में अपॉन Na मोल ही होंगे। या सबसे ज्यादा जो मिलेगा नंबर ऑफ मोल्स की जगह वो मिलेगा मास ऑफ सब्सटेंस। तो बता मास बाय मोलर मास कर सकते हो ना, और किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास ही मोलर मास होता है। तो बता मास बाय मोलर मास लिख ले, और वॉल्यूम इन लीटर। लेकिन सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो हमें मिलता है वो मोस्टली मिलीलीटर में ही मिलता है। लेकिन बता यूज मिलीलीटर में करोगे या लीटर में, तो बता इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा वो। तो बता एक्टिव मास के अलग अलग फॉर्मूले हो गए इन टर्म्स ऑफ मोल बाय वॉल्यूम या मास की टर्म में। या बता अगर मैं क्वेश्चन में डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस दे दूं इन ग्राम पर लीटर तो बताओ ला सकते हो कि एक्टिव मास डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर लीटर दे दूं, और पता डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। लेकिन किसमें बोल रहा हूं, ग्राम पर लीटर। तो बता ये जो लास्ट वाला फॉर्मूला है ये ग्राम पर मिलीलीटर में ही है ना, तो ग्राम पर मिलीलीटर में बोलूं तो ये यूज करोगे, लेकिन बता ग्राम पर लीटर बोलूं तो बता सेकंड वाला हो गया। फिर तो यहां पर यूज कर सकते हो, लिख ले तो डेंसिटी अपॉन मोलर मास इनटू 1000 बोल सकते हो। लेकिन बस ये ध्यान रखोगे इसमें जो ये डेंसिटी है इसकी यूनिट क्या है, ग्राम पर लीटर या ग्राम पर मिलीलीटर, ग्राम पर मिलीलीटर। तो बता किसी भी सब्सटेंस का एक्टिव मास लाना हो इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन तो बता मोल बाय वॉल्यूम। और बता ये सारे फॉर्मूले अलग अलग याद रखने की जरूरत है क्या, ओनली बता जो उसकी यूनिट से पता चल रहा है फॉर्मूला वही याद रखो। मोल बाय वॉल्यूम इसी को चाहो जिसमें चेंज करो। लेकिन बता तुम्हें सबको ध्यान हो कि जब भी तुम कहीं एक्टिव मास यूज करते थे तो बता सबसे पहले फिजिकल स्टेट चेक करते थे ना उसकी, क्योंकि बता सॉलिड्स एंड प्योर लिक्विड्स हो तो एक्टिव मास। अच्छा 1 कैलकुलेट करने पर आता है या 1 अज्यूम करते हैं, तो लिख लें नोट फर्स्ट फॉर सॉलिड्स एंड प्योर लिक्विड्स, फॉर सॉलिड्स एंड प्योर लिक्विड्स, for solids and pure liquids, active mass is taken as unity, अब इसका रीजन वो देख लें। हमने क्या बोला, एक्टिव मास 1 लेते हैं, तो ये ध्यान रखना 1 इनका एक्टिव मास कभी भी कैलकुलेट करने पर नहीं आता है, हम उसको 1 अज्यूम करते हैं। अब वो हमसे रीजन भी इसका कई बार पूछता है, और चैप्टर्स में तो डायरेक्ट इसको यूज करते थे, लेकिन यहाँ इसका वो रीजन भी पूछेगा कि इसका एक्टिव मास 1 लेते क्यों है। और रीजन सबसे ज्यादा जो मिलता है वो मिलता है डेंसिटी की टर्म में, वरना हम बता इसको बाकी से भी समझा सकते हैं, लेकिन जो रीजन मिलता है वो सबसे ज्यादा डेंसिटी की टर्म में। अच्छा मुझे एक चीज बता दे, किसी भी सब्सटेंस का
मतलब मोलर मास कभी चेंज होता है क्या? चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, उसका एक्टिव मास कभी नहीं बदल सकता। मतलब चाहे गैस भी क्यों ना हो, हाइड्रोजन के 1 मोल का मास मतलब मॉलिक्यूलर वेट मतलब 2 ग्राम भी बोलते हो ना हमेशा। तो मोलर मास ये तो कभी बदल नहीं सकता। तो मतलब ये 1000 भी नंबर है ना, तो ये नंबर भी नहीं बदल सकता। तो बता, अगर एक्टिव मास बदलेगा या चेंज होगा तो किसकी वजह से होगा? तो तुम्हें चाहे आंसर आए चाहे ना आए कि वाई एक्टिव मास 1 लेते हैं क्या, वाई क्यों नहीं लेते, रीजन होगा डेंसिटी। अब यहां पर रीजन है बिकॉज जब इसका एक्टिव मास हम 1 लेते क्यों है, बिकॉज इनकी डेंसिटी चेंज नहीं होती है। मतलब इनकी डेंसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। अच्छा बता, डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, अब रीजन समझाऊंगा क्यों रहती है डेंसिटी कांस्टेंट। डेंसिटी कांस्टेंट रहती है तो बता, डेंसिटी बाय मोलर मास इनटू 1000 मतलब एक्टिव मास ये भी वेरिएबल या कांस्टेंट? कांस्टेंट। और एक्टिव मास कांस्टेंट रहता है तो हम उसका एक्टिव मास कैलकुलेशन में 1 अज्यूम करते हैं, 1 अज्यूम करते हैं। अब एक चीज सुनना, कुछ स्टूडेंट्स को लगता है थर्मोडायनेमिक्स में तो हमने पढ़ा था कि जब भी कोई प्रॉपर्टी कांस्टेंट होती है तो उसका तो चेंज हम 0 ले लेते हैं। तो फिर यहां भी 0 ले लेते, 1 क्यों लिया? क्योंकि अगर हम 0 ले लेते तो हम इस चैप्टर में कुछ भी कैलकुलेशन नहीं कर पाते। क्योंकि बता, केसी और केपी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं ना। अगर बताओ कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट सॉलिड होता और उसका एक्टिव मास चेंज नहीं होता और तुमने उसको 0 ले लिया होता, और केसी केपी बता प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होते हैं ना, तो अब या तो तुम 0 रख दोगे प्रोडक्ट रिएक्टेंट की जगह, या तो केसी केपी 0 आएंगे या इनफाइनाइट। मतलब कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते। लेकिन मतलब 1 ले लो, 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर, कुछ भी कर लो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो इनका कैलकुलेशन में कोई इफेक्ट आता भी नहीं। तो अब इसका लेकिन रीजन क्यों चेंज नहीं होती है इनकी डेंसिटी, सॉलिड्स एंड प्योर लिक्विड्स का। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, किसी भी सब्सटेंस का वॉल्यूम होता क्या है? उसके पार्टिकल्स इन ऑल द डायरेक्शंस कितना स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं? और बता, तुम बचपन से पढ़ रहे हो सॉलिड्स एंड प्योर लिक्विड्स, उनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है और वो उनके खुद के अमाउंट पर डिपेंड करता है। अच्छा था, अगर मैं इस डस्टर का मास 50 ग्राम मान लू, समझना ध्यान से, 50 ग्राम मान लू, तो बता इसका वॉल्यूम ये जितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वही होगा ना? अरे बोलो, इसका वॉल्यूम क्या होगा, ये जितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो सपोज मैं समझाने के लिए बोलूंगा लेकर कि 50 ग्राम सॉलिड है, इसका वॉल्यूम अज्यूम कर रहा हूं मैं है 1000 मिलीलीटर या 100 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर है। मतलब इसके पार्टिकल्स जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो 100 मिलीलीटर है। तो बता, इसकी डेंसिटी बता सकते हो, मास बाय वॉल्यूम, मतलब 50 ग्राम बाय 100 मिलीलीटर, यही होगी ना, हाफ ग्राम पर मिलीलीटर होगी। अब मुझे एक चीज बता, इस सॉलिड को मैं चाहे 1 लीटर वेसल में रिएक्शन करवाऊं इसकी, या 2 लीटर वेसल में रिएक्शन करवाऊं, मतलब सेम सॉलिड को करवा रहे हो ना रिएक्शन को, मतलब इसकी रिएक्शन में चाहे 1 लीटर वेसल में करवाऊं या 2 लीटर वेसल में करवाऊं रिएक्शन, मतलब इसकी डेंसिटी बदलेगी क्या? मतलब डेंस सॉलिड का खुद का वॉल्यूम होता है या वेसल के वॉल्यूम के इक्वल होता है? खुद का वॉल्यूम, मतलब उसका वॉल्यूम बता 50 ग्राम सॉलिड को, तुम खुद सोचो, मतलब इस डस्टर को चाहे मैं 1 लीटर वेसल में रख दूं तो भी इतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, 2 लीटर वेसल में रख दूं तो भी इतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो बता, इसकी डेंसिटी बदलेगी इन दोनों में या सेम रहेगी? तो बता, फिर एक्टिव मास बदलेगा दोनों में, सेम रहेगा? सेम रहेगा। तो इनका सॉलिड्स एंड प्योर लिक्विड्स का एक्टिव मास हम 1 अज्यूम करते, मतलब पूरे चैप्टर में कैलकुलेशन में सॉलिड्स एंड प्योर लिक्विड्स को हम कंसिडर नहीं करते, क्योंकि उनको 1 लिख भी लोगे तो फर्क क्या पड़ेगा, 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड ही करना है हमें किसी के भी में आगे। तो बता, उसको कैलकुलेशन में कुछ ज्यादा यूज होगा नहीं।
तो तुमसे ध्यान रखना। अच्छा, प्योर लिक्विड, इस पूरे चैप्टर में प्योर लिक्विड हम सबसे ज्यादा प्योर वाटर लेते हैं। और बता, प्योर वाटर की डेंसिटी, तुम कितना भी वाटर ले लो, डेंसिटी 1 ग्राम पर मिलीलीटर ही बोलते हो ना हमेशा। तो बताओ क्या डेंसिटी अमाउंट से चेंज होती है क्या उसकी? तो बता, डेंसिटी कांस्टेंट प्योर वाटर की, तो एक्टिव मास भी कांस्टेंट ही रहेगा ना उसका हमेशा। बोलो, ये समझ में आया? ये रीजन भी हाथ में लिख लेना, ध्यान रहेगा। बिकॉज डेंसिटी कांस्टेंट तो एक्टिव मास कांस्टेंट है। लेकिन बता, अगर इसकी जगह गैसेस हो, तो मुझे बता, गैसेस का एक्टिव मास 1 लेते हो क्या? बोलो, एक्टिव मास 1 लेते हो या कैलकुलेट करने पर जो आता है वो लेते हो? कैलकुलेट करने पर जो आता है वो लेते हैं। रीजन बता दो क्यों? अच्छा, रीजन बता बता, आंसर तो वही है, अभी मैंने बोला कुछ भी पूछ लो, रीजन तो डेंसिटी रहेगी। बता, डेंसिटी कांस्टेंट थी, इसलिए एक्टिव मास प्योर सॉलिड्स और लिक्विड्स का कांस्टेंट था ना। लेकिन बता, इनकी डेंसिटी वेरिएबल होती है, और इनकी डेंसिटी वेरिएबल होती है, उस वजह से इनका एक्टिव मास भी वेरिएबल होता है। अच्छा, बता सकते हो इनकी डेंसिटी वेरिएबल क्यों होती है? हाँ बोलो, कई सही बोल रहे हो। अच्छा, बोर्ड पर देख लो, सिंपल सा मैं तुमसे बोलूं, अगर ये सॉलिड 50 ग्राम की जगह गैस 50 ग्राम ले लो, अब पहली चीज तो मुझे बताओ, गैसेस का खुद का वॉल्यूम होता है या इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेसल होता है? मतलब गैस को जिस भी वेसल में रखते हो वो उसी का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है। तो यहां पर पहली चीज तो बताओ, इसका खुद का वॉल्यूम होता ही नहीं है, तो खुद की डेंसिटी कभी होती नहीं है इसकी। किसी गैस की मैं फिक्स डेंसिटी बता ही नहीं सकता, होगी बता, वो तो डिपेंड करेगा कहां मिला रख रहे हो उसको। तो बता, अगर मैं 50 ग्राम गैस को 1 लीटर वेसल में रखूं, तो बता इस गैस का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1 लीटर। अब डेंसिटी पूछूं अभी, तो बता क्या होगा? मास बाई वॉल्यूम ऑफ गैस बोलोगे ना, लेकिन वॉल्यूम ऑफ गैस कितना हो गया? 1000 मिलीलीटर, क्योंकि 1 लीटर वेसल में रिएक्शन करवा रहे हो। लेकिन सेम गैस की मैं 1 लीटर की जगह 2 लीटर वेसल में करवाऊं, अब बताओ गैस का वॉल्यूम 1000 मिलीलीटर या 2000 मिलीलीटर हो जाएगा? तो बता, इसके लिए डेंसिटी अब मुझे बता दो, सेम रही या वेरिएबल? और क्यों वेरिएबल? बिकॉज गैसेस का खुद का वॉल्यूम होता ही नहीं है, वो खुद के अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती, वो वॉल्यूम ऑफ वेसल पर डिपेंड करती है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वेसल हो जाता है। इसलिए उनका एक्टिव मास जो कैलकुलेट करने पर आएगा फॉर्मूलों से, वही यूज करते हैं। तो ये क्लियर सबको ये? अच्छा, एक और तुमने ध्यान से देखा हो, जब हम किसी सब्सटेंस का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, तो रुक जा, पहले इसका मैं एप्लीकेशन बता रहा हूं। जो हमने ये तीनों चीजें जो मैं लिखवा रहा हूं नोट, ये हमने बहुत यूज करे नर्स्ट इक्वेशन में, जो हम कर चुके हैं। मतलब नर्स्ट इक्वेशन में भी हमने फॉर्मूले में क्यू में प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट एक्टिव मासेस ये लिखे थे ना। और बता, वहां पर तुमने कंसंट्रेशन दो की यूज की थी, एक तो गैस की यूज की थी, दूसरा आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, उनकी भी मोलैरिटी यूज करते थे ना। लेकिन द सॉलिड्स एंड प्योर लिक्विड्स की वहां भी बन लेते थे। अब मुझे रीजन बता, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब अब क्यों वन लेते नहीं है, एक्वस सॉल्यूशन को भी क्यों कंसिडर करते हैं? बिकॉज बता, यहां ध्यान सुना, एक्वस सॉल्यूशन पहली चीज तो इसका भी एक्टिव मास 1 नहीं लेते, लेकिन रीजन इनकी तरह नहीं है उसका। उसका रीजन अलग है, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन का मतलब पहली चीज तो बता, अभी तक तो मैं अकेला सॉलिड, अकेला लिक्विड, अकेले गैस की बात कर रहा था ना, इनको किसी में मिलाया था क्या? अब पहली चीज बताओ, सॉल्यूशन का मतलब क्या है? कि सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाऊंगा ना, तब बनेगा, और वाटर होगा सॉल्वेंट, वो फिक्स है। कि सॉल्यूट को किसमें मिलाएंगे? वाटर में, तब उसका एक्वस सॉल्यूशन बनेगा। और एक्वस सॉल्यूशन का एक्टिव मास कैलकुलेट करने पर जो आता है वो लेते हैं, 1 नहीं लेते हैं। क्यों?
क्योंकि इनकी भी डेंसिटी बदल जाती है। सॉल्यूट को जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसकी डेंसिटी वेरिएबल हो जाती है। कैसे होती है? जैसे मैं तुमसे पूछूं, बता, हमने 1 मोल NaCl को लिया, अभी हमने किसी में नहीं मिलाया, तो बता अभी ये क्या है? सॉलिड है ना। तो अभी मैं के ओनली 1 मोल NaCl का पूछूं तो इसका एक्टिव मास क्या होगा? 1। कैलकुलेट करने पर आएगा, जो नहीं बताएंगे बता 1 मानेंगे अभी। लेकिन अब मैं तुमसे बोलूं 50 ग्राम, 1 मोल की जगह 50 ग्राम मान रहा हूं मैं, 50 ग्राम NaCl को हमने वाटर में मिला दिया। अब बता, वाटर में मिला दिया तो NaCl एक्वस सॉल्यूशन बनेगा ना। अब मुझे पहली चीज तो बताओ, NaCl को जब वाटर में मिला दिया तो ये सॉलिड फॉर्म में रहा या लिक्विड फेज में आ गया? एक्वा सॉल्यूशन तो लिक्विड होता है ना। तो पहली चीज ध्यान रखना, प्योर सॉलिड में और इसमें डिफरेंस, वो अकेला सॉलिड था, लेकिन यहां सॉलिड को किसमें मिला दिया? वाटर। तो बताइए, इसने अपनी फिजिकल स्टेट बदल ली, ये लिक्विड फेज में आ गया, लेकिन ये प्योर सॉल्यूट नहीं है, इसलिए क्या पता, सॉल्यूट वाटर में मिलाया तो ये सॉल्यूशन बन गया ना। अब मैं अज्यूम कर रहा हूं 50 ग्राम NaCl इन 1 लीटर एक्वस सॉल्यूशन बना लिया इसने, 1 लीटर एक्वस सॉल्यूशन। तो पहली चीज तो मुझे बताओ, जब इसको 1 लीटर इसने एक्वस सॉल्यूशन बना लिया तो बता, अब इस NaCl का डिसोल्यूशन कंप्लीटली होगा ना इन द सॉल्यूशन? तो इसका खुद का वॉल्यूम या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के इक्वल? क्योंकि बता, अब तो ये होमोजेनियस मिक्सचर बन गया ना पूरा इसमें, अब तो NaCl के पार्टिकल सब जगह होंगे ना इसमें। तो बता, अब इसका वॉल्यूम किसके इक्वल हो गया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के इक्वल। जबकि सॉलिड जब अकेला था तो खुद का वॉल्यूम था उसका, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में उसका खुद का वॉल्यूम नहीं रहता, वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के इक्वल हो जाता है। तो बता, अब इसकी डेंसिटी पूछूं तो कितना होगी? 50 ग्राम अपॉन 1000 मिलीलीटर होगी ना, क्योंकि 1 लीटर एक्वा सॉल्यूशन। लेकिन बता, इसकी डेंसिटी वेरिएबल हो सकती है। क्यों? क्योंकि बता, हमने सॉल्यूशन में सबसे ज्यादा डाइल्यूशन ही करते हैं हम। और बता, अगर मैं इसका डाइल्यूशन कर दूं और फर्दर डाइल्यूशन कर दूं तो बता, अब वॉल्यूम 1 लीटर रहेगा या चेंज हो जाएगा? और वॉल्यूम चेंज होगा, मान लो बढ़कर 2 लीटर एक्वस सॉल्यूशन हो गया। तो बताओ, अब ये NaCl 2 लीटर एक्वस सॉल्यूशन में घुलेगा, तो बता अब इसका वॉल्यूम किसके इक्वल हो गया? 2 लीटर के इक्वल। तो डेंसिटी बता अब सेम आएगी क्या पहले वाली? अब तो चेंज हो जाएगी ना। तो बता, इसकी भी डेंसिटी वेरिएबल होती है। तो जब किसी सॉल्यूट को इन एक्वस सॉल्यूशन डिसॉल्व करते हैं तो उसकी डेंसिटी वेरिएबल होती है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम बदल सकते हैं और उसका वॉल्यूम खुद का नहीं रहता है, क्योंकि वो अपनी फिजिकल स्टेट बदल देता है। जबकि जब प्योर सॉलिड था तो वो वेसल में लेने के बाद भी सॉलिड ही था। ये समझ में आया सबको ये? तो बता, यहां पर इनका भी एक्टिव मास 1 नहीं लेते हैं, और रीजन वही है, बिकॉज इनकी डेंसिटी वेरिएबल होती है, और डेंसिटी वेरिएबल तो एक्टिव मास भी वेरिएबल। लेकिन बता, डेंसिटी वेरिएबल होने का रीजन क्या गैस की तरह है क्या? इसलिए अलग समझाया हमने, क्योंकि यहां वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के इक्वल। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वेरिएबल तो ये भी वेरिएबल। ठीक है। अच्छा, तो ये तो अब मैं समरी बोलूं तो मुझे एक चीज बोलना ध्यान से, कि जब भी एक्टिव मास तुमसे कैलकुलेट करवाए या पूछे क्वेश्चन में यूज करना हो, तो सबसे पहले फिजिकल स्टेट देखोगे कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है या एक्वस सॉल्यूशन है। तो मैं सबसे पूछा, मुझे बता दो कंसंट्रेशन किन किन की यूज करोगे? बोलो।
कोई भी सॉल्यूट इन एक्वस सोल्यूशन हो तो यूज करोगे, और दूसरा गैस की। लेकिन अकेला सॉलिड अकेला लिक्विड हो तो क्या करोगे फिर? 1 बोलोगे आंसर, लिख लें सेकंड। अब हमने बोलता है इसको दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं एक्टिव मास को, तो लिख लें सेकंड इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। बट बता पार्शियल प्रेशर सॉलिड लिक्विड गैस सबका कंसिडर करते हैं या ओनली गैसेस का? तो बता ओनली गैसेस का ही करते हो, क्योंकि सॉलिड्स लिक्विड्स का तो प्रेशर नेग्लिजिबल होता है, तो ओनली फॉर गैसेस। और बता गैसेस का प्रेशर मोस्टली पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में हमने एटीएम में ही लिया, हर जगह एटमॉस्फेयर में। तो लिख लें बोर्ड पर से सेकंड इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर फॉर गैसेस। अच्छा इसमें वर्ड पढ़ो क्या लिखा है, प्रेशर वर्ड लिखा है या पार्शियल प्रेशर वर्ड लिखा है? और यूनिट हमने यहाँ किस में लेनी हमेशा इसकी? एटीएम में। बड़ा बिग ध्यान सुना, पहली चीज तो ये पार्शियल प्रेशर वर्ड क्यों लिखा उसका रीजन, बिकॉज बता हमने पढ़ा लास्ट क्लास में कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है तो उसमें अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है। और बता इक्विलिब्रियम जब आता है तो क्या रिएक्टेंट 100% प्रोडक्ट में बदलता है या रिएक्टेंट प्रोडक्ट का मिक्सचर होता है? मिक्सचर होता है। तो सपोज मैं तुमसे बोलूं इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर, इक्विलिब्रियम मिक्सचर में गैसेस ए बी एंड सी हैं, गैसेस ए बी एंड सी हैं, और इन तीनों के नंबर ऑफ मोल्स में अज्यूम कर रहा हूं Na Nb एंड Nc मोल्स हैं। अब बता ये गैसेस वेसल में रैंडम मूवमेंट करेंगी ना, और रैंडम मूवमेंट करेंगी तो ऑन द वॉल्स ऑफ द वेसल टकराएंगी और प्रेशर एक्सर्ट करेंगी। तो बता जो ए का प्रेशर होगा, जो बी का प्रेशर होगा और जो सी का प्रेशर होगा उनका सम कर दूं तो बोलो टोटल प्रेशर आ जाएगा। और टोटल प्रेशर में से ए के प्रेशर का जो पार्ट होगा उसको क्या बोलोगे, प्रेशर ऑफ ए या पार्शियल प्रेशर ऑफ ए? तो बता पार्शियल क्यों बोला, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों का मिक्सचर होगा ना। तो जब बता मिक्सचर में प्रेशर बोलते हो तो हमने बता हमेशा पार्शियल प्रेशर पार्शियल वर्ड यूज करा, और पार्शियल का मीनिंग ही क्या है, पार्ट। तो बता टोटल प्रेशर में से ए का जो पार्ट होगा वो उसका पार्शियल प्रेशर, बी का जो पार्ट होगा वो बी का पार्शियल प्रेशर। तो लिख लें द प्रेशर एक्सर्टेड बाय, द प्रेशर exerted by a gas molecule, by a gas molecules, by a gas molecules on the walls of the vessel, by a gas molecules on the walls of the vessel, on the walls of the vessel is vessel is called partial pressure of that gas, is called partial pressure of that gas in the mixture, is called partial pressure of that gas in the mixture। तो द पार्शियल प्रेशर कब होता है, जब वो कोई गैस मिक्सचर में हो। अच्छा अगर अकेली गैस ए होती तो पार्शियल वर्ड यूज करते क्या? फिर तो सारा प्रेशर बता ए का ही होता ना, फिर तो प्रेशर ऑफ ए बोलते। तो मिक्सचर है यहाँ पर तो इसलिए हमने क्या बोला, ए बी सी का पार्शियल प्रेशर। अब लेकिन ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, जैसे हमने पढ़ा एक्टिव मास कंसंट्रेशन की टर्म में मोल बाय वॉल्यूम से करते हो, तो सेम वैसे ये हम कैसे करते हैं। तो इसके दो मेथड है, एक जो हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे इस चैप्टर में वो है बाय डाल्टन्स लॉ। और बता डाल्टन्स लॉ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सॉल्यूशंस चैप्टर में भी, वहां बता हमने पढ़ा भी था मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज YaYb। तो उसकी दूसरी हेडिंग क्या लिखी थी, रिलेशन बिटवीन राउल्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ। तो वही यहां पर भी यूज करेंगे, क्योंकि बता ये मिक्सचर ऑफ गैसेस ही तो है ना।
और सबको ध्यान भी होगा। मतलब किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर क्या होता है बताओ, उसका मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, यही करते हो तो लिख भी लो। तो किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर हम फाइंड कैसे करेंगे इक्विलिब्रियम मिक्सचर में, किसी भी गैस का मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर मिक्सचर का वो खुद देगा हमें। अच्छा मोल फ्रैक्शन कैसे लाओगे, ये ना दे तो बता, मोल फ्रैक्शन किसी का भी कैसे लाते हो, उसके मोल अपॉन टोटल मोल करते हो ना, तो गैस के मोल अपॉन टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर बोलोगे, और इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा उसी को हम क्या बोल देंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू टोटल प्रेशर। अब इसमें दो तरह के न्यूमेरिकल मिलेंगे तुम्हें, आधे न्यूमेरिकल्स में तो खुद ही मोल फ्रैक्शन दे देगा, तो बता अगर ये दे दे और टोटल प्रेशर दे दे तब तो सबसे इजी, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर कर दोगे। लेकिन ना दे तो बता फिर हम खुद लाएंगे मोल फ्रैक्शन। और लाने में बस यहां ध्यान रखना कुछ चीजों का, मुझे वापस बता दो, ये जो टोटल प्रेशर होता है ये किनका सम होता है, बोलो, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस ओनली, ऑफ द ऑल द गैसेस इन द मिक्सचर। अच्छा बता ये गैसेस जो है सम ऑफ पार्शियल प्रेशर, बोर्ड पर देख ले, अभी तो तीनों गैसेस है, तो बता मैं इस पी टोटल को पीए प्लस पीबी प्लस पीसी बोल सकता हूं ना, लेकिन मुझे एक चीज बता दो, अगर ये सी, इसमें से सी जो है वो सॉलिड होता तो फिर क्या होता, पी टोटल पीए प्लस पीबी रह जाता। तो बता फिजिकल स्टेट सॉलिड को तो वैसे बता एक्टिव मास 1 लेते हो या, लेकिन उसका यहाँ प्रेशर कंसिडरेबल नहीं होता, क्यों, क्योंकि सॉलिड्स में बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग, तो बता वो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं लेकिन नेग्लिजिबल, इसलिए हम उनका प्रेशर कंसिडर नहीं करते सॉलिड्स लिक्विड्स का, ओनली किसका करते हैं, गैसेस का। और दूसरा ये जो टोटल मोल है ये भी क्या होता है बताओ, सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द गैसेस ओनली। अब यहां ध्यान सुनो, ये जो हमने लिखा पी टोटल सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस, टोटल मोल भी ऑफ ऑल द गैसेस, ये जो दोनों मीनिंग है पी टोटल एंड टोटल, इनको ध्यान रखना, बिकॉज ये दोनों अलग से भी न्यूमेरिकल में काम आते हैं, जरूरी नहीं हर बार ये फॉर्मूला काम आए, ये अलग से इनका मीनिंग भी बहुत काम आता है। और यहाँ रुक जाओ, पहले चीज जो काम की चीज में बोलने वाला ध्यान सुनना, ये वरना कुछ को बाद में कंफ्यूजन होता है न्यूमेरिकल में, और ये याद रखना, फिर मैं दोबारा बता दूंगा आगे न्यूमेरिकल जब काम आएगा, ध्यान सुनना। कुछ स्टूडेंट्स को ये तो समझ में आ गया कि पी टोटल सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस होता है, लेकिन उनको लगता है कि टोटल मोल में तो अगर मान लो सी सॉलिड होता तो फिर उनको लगता है कि सी सॉलिड को तो मोल में कंसिडर करना चाहिए, लेकिन करते क्यों नहीं है, रीजन बिकॉज बता अगर मैंने सी सॉलिड को कंसिडर कर लिया होता, भी अभी तो गैस है वो, लेकिन सॉलिड को भी मैं मोल ऐड कर दूं, तो बता उससे आगे जाकर लाओगे तो पार्शियल प्रेशर ही, मोल फ्रैक्शन लाकर पार्शियल प्रेशर लाओगे, मतलब मैंने सॉलिड को प्रेशर में भी कंसिडर कर लिया फिर। तो यहां ध्यान रखना, हम टोटल मोल में ये ऑफ ऑल द गैसेस ही क्यों लिखा, बिकॉज सॉलिड्स लिक्विड्स को हम प्रेशर जब कंसिडर नहीं करते तो कैलकुलेशन में भी कंसिडर नहीं करते, वरना कैलकुलेशन में कंसिडर करने का मीनिंग तो क्या हो गया कि हमने उनको कैलकुलेट प्रेशर में कंसिडर कर लिया। तो ये ध्यान रखोगे, ये यहाँ पर फिजिकल स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिव मास कंसेंट्रेशन में भी फिजिकल स्टेट देखी और प्रेशर में तो सबसे ज्यादा देखना, ये मीनिंग क्लियर है। अच्छा मुझे एक चीज बता, एक और क्वेश्चन पूछू,
मतलब मैं तुम्हें ए और बी के मोल फ्रैक्शन दे दूं तो सी का मोल फ्रैक्शन ला सकते हो क्या? अच्छा, जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनके मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। तो बता, यहां पर भी ध्यान रखोगे, अगर दो कंपोनेंट है तो दो के मोल फ्रैक्शन का सम 1, और मान लो अगर 3 है तो 3 का मोल फ्रैक्शन का सम 1 होगा। तो बता, जितने कंपोनेंट्स हैं उन सबके मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। ये भी हमारे काम आएगा। लेकिन यहां भी बता, ये मोल फ्रैक्शन किसका लोगे? गैसेस का, क्योंकि बता कैलकुलेशन तो पार्शियल प्रेशर की करनी है अल्टीमेटली। तो बता, मोल फ्रैक्शन में भी हम कभी भी सॉलिड लिक्विड को यूज नहीं करेंगे, ओनली गैसेस को करेंगे। तो बता, अब मैं तुमसे क्वेश्चन ही पूछ लूं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए फाइंड करें। तो बता, अब इस फॉर्मूले से कर सकते हो। ए का पूछा तो जिस भी गैस का पूछा उसके लिए क्या लिख लोगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू टोटल प्रेशर लिख ले। या इस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ना दे तो मोल ऑफ ए अपॉन टोटल मोल ऑफ ऑल द गैसेस, और अभी तीनों गैसेस हैं इसलिए तीनों को यूज करोगे, इनटू टोटल प्रेशर। इसी तरह से बी का पार्शियल प्रेशर लाना हो तो बता, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू टोटल प्रेशर बोल दोगे। या सी का लाना हो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इनटू टोटल प्रेशर। तो ये क्वेश्चन भी एक तरह से वेरिएबल की फॉर्म में, बस अगर न्यूमेरिकल एग्जैक्ट होगा तो मोल की वैल्यू देगा वो, या मोल ना दे तो बता वो हमें मोल फ्रैक्शन डायरेक्ट देगा, तो भी यूज कर सकते हो। अच्छा दा, अब ये तो एक मेथड हुआ पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस फाइंड करने का, लेकिन दा ये कब यूज करोगे? जब टोटल प्रेशर हमें क्वेश्चन में दे तभी यूज कर सकते हो ना। लेकिन कई बार वो हमें वॉल्यूम और टेम्परेचर देगा, और बता वॉल्यूम टेम्परेचर दिए तो फिर ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ। तो बता फिर हम क्या यूज करेंगे? कुछ ना बचे तो गैस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन तो है ही। और बता, आइडियल गैस इक्वेशन से भी तो पार्शियल प्रेशर ला सकते हो ना गैस का, एनआरटी बाई वी। वॉल्यूम पता होगा, टेम्परेचर पता होगा, मोल ऑफ गैस देगा ही सही। तो बता, एनआरटी बाई वी लिख ले। और इसमें यहां बस ध्यान रखोगे, इस पूरे चैप्टर में आर की वैल्यू यूज करोगे ओनली 0.082 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। 8.314 जूल भी यूज नहीं करोगे, ना 2 कैलोरी यूज करोगे। क्यों? क्योंकि बता प्रेशर एटीएम में ले रहे हो, कंसेंट्रेशन मोल पर लीटर में ले रहे हो, तो बता लीटर एटीएम वाले ही तो यूज कर पाओगे। लिख लें। अच्छा, अब एक चीज ध्यान सुनना, अब हमने जो एक्टिव मास है वो हमने दो टाइप का पढ़ लिया। एक्टिव मास इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, सुनना ये न्यूमेरिकल के काम की चीज बोल रहा हूं, और पूरे चैप्टर में ये अजम्पशन होगा, केसी केपी कैलकुलेट करेंगे न्यूमेरिकली तब भी ये होगा, काम में आएगा। तो ध्यान सुनना, अगर तुम्हें क्वेश्चन में बोले कैलकुलेट, सुन ले ध्यान से, कैलकुलेट एक्टिव मास, बस
अब ये नहीं बोला उसने कि एक्टिव मास इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन फाइंड करें या इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, तो ऑलवेज अज्यूम करेंगे कंसंट्रेशन। ओके, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में तुम यही कर रहे हो, मतलब जब तक तुम्हें केमिकल काइनेटिक्स में भी न्यूमेरिकल की थी हमने, जब तक कि क्वेश्चन में प्रेशर वर्ड ना लिखा हो तब तक तुम प्रेशर कभी यूज नहीं करते थे। गैस के लिए भी कंसंट्रेशन ही लेते थे हर जगह, तो यहां भी वही चीज। अगर एक्टिव मास बोले तो सबसे पहली चीज प्रेशर नहीं लिखा हो तो कंसंट्रेशन मानना, लेकिन फिजिकल स्टेट चेक करना कि सॉलिड लिक्विड प्योर लिक्विड हुए तो उनको वन मानोगे, डायरेक्ट कैलकुलेट करके नहीं लाओगे एक्टिव मास, लेकिन गैस या एक्वस सॉल्यूशन में हुआ सॉल्यूट तो फिर यूज करोगे। क्वेश्चन लिख ले, फाइंड एक्टिव मास ऑफ, फाइंड एक्टिव मास ऑफ, बोर्ड पर से लिख ले, एक्टिव मास ऑफ 1.5 into 10 raised to the power 23 molecules of CO2. Find active mass of 1.5 into 10 raised to the power 23 molecules of CO2 present in 200 milliliter vessel. Present in 200 milliliter vessel. अच्छा था, एक्टिव मास लाओगे तो सबसे पहले तो एक चीज बता, इसमें प्रेशर वर्ड लिखा क्या, गैस है CO2, लेकिन प्रेशर नहीं लिखा तो कंसंट्रेशन मानोगे। अच्छा था, कंसंट्रेशन की टर्म में CO2 का लाना है तो फॉर्मूला सिंपल, क्या ध्यान रखने के लिए बोला था, मोल बाय वॉल्यूम ही याद रखो। लेकिन बता तुम्हें मोल गिवन है या मॉलिक्यूल्स गिवन है, तो बता यही नंबर ऑफ मोल्स ले आओ ना, इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर, तो बता 6 into 10 raised to the power 23 से डिवाइड कर दोगे यहीं पर ही। Na की वैल्यू, वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड करोगे तो, और कैलकुलेशन भी सिंपल सी, डिवाइड करोगे 5/4 या कितना हो गया 1.25 मोल पर लीटर, या शॉर्ट में कैपिटल M लिख सकते हो उसको, बोलो। तो बता बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, एक्टिव मास इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन मानना है जब तक कि ना लिखे प्रेशर वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, फाइंड एक्टिव मास ऑफ, फाइंड एक्टिव मास ऑफ 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट dissolved in 5 liter aqueous solution. Dissolved in 5 liter aqueous solution. अब बोलो, आंसर बोलो। तो फिर ये ध्यान रखो, आधा अधूरा मत पढ़ा करो, खुशी खुशी में रॉन्ग करते हो, पढ़ तो लो, खाली ये पढ़ लिया कैल्शियम कार्बोनेट, आगे जाकर है किसमें वो भी तो देखो। बताइए, एक्वस सॉल्यूशन में मिला दिया उसको, और बता एक्वस सॉल्यूशन में वो सॉलिड रहता है या लिक्विड फेज में आ जाता है, और फिर तो वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, एक्वस सॉल्यूशन के वॉल्यूम के इक्वल। तो बता यहाँ पर इसका एक्टिव मास क्या 1 बोलोगे क्या? अब ये किसमें है, इन सॉल्यूशन, और हमने आप बार बार पूरा क्यों समझाया मैंने, NaCl इन एक्वस सॉल्यूशन। ऐसे क्वेश्चंस के लिए 1 हम सोचेंगे कि रट लेते फिर कि 1 होगा, लेकिन क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब वो सॉलिड स्टेट में है कहां। तो बता इसका क्या लिखोगे, मास बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब बता मास 5 ग्राम है
अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट 100, वो सबको याद है ये। द वॉल्यूम इन लीटर 5 कैंसिल, तो आंसर विल बी 0.01 m। तो बता, मैं कोई भी और क्वेश्चन चेंज करूं, कर लोगे? लिखो, find active mass of 5 gram calcium carbonate, 5 gram calcium carbonate present in 5 liter vessel। अब बताओ, तो हमने सबसे पहले यही सब चीज समझाई मैंने कि सॉलिड को वेसल में रखोगे तो वॉल्यूम नहीं बदल सकता उसका, क्योंकि वेसल में उसका वॉल्यूम वेसल के वॉल्यूम पर डिपेंड करता ही नहीं है। लेकिन मतलब जब वाटर में मिला दोगे तो फिर उसका खुद का वॉल्यूम नहीं रहता, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के इक्वल हो जाता है। तो बता, वेसल के वॉल्यूम पर ये डिपेंड करता ही नहीं है। अब मेटल कंपाउंड तो सब सॉलिड ही होते हैं ना, तो कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड। अब इसका एक्टिव मास 1, जबकि बता सेम लैंग्वेज दोनों क्वेश्चन की। ये दोनों क्वेश्चन जानबूझ के साथ में का, तो मैं डिफरेंस तो देखिए इन दोनों में है क्या। वो एक्वा सॉल्यूशन में है और ये वेसल में है, और वेसल में उसकी फिजिकल स्टेट नहीं बदल सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। इन द रिएक्शन बोर्ड पर लिख लें, PCl5 gives PCl3 plus Cl2, PCl5 gives PCl3 plus Cl2 at equilibrium 1 mole PCl5 and 1.5 mole each of PCl3 and Cl2 are present. PCl3 and Cl2 are present. Find partial pressure of each gas at equilibrium, if total pressure is 10 atm. Total pressure is 10 atm. अच्छा, अब यहां पर पहली चीज प्रेशर वर्ड तो वो खुद ही लिख रहा है, तो डाल्टन्स लॉ को ही यूज करोगे। आइडियल गैस इक्वेशन के लिए टेम्परेचर वॉल्यूम है ही नहीं, लेकिन बता यहाँ पर सबसे पहली चीज बता, जब यूज करोगे प्रेशर तो सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस या ओनली गैसेस। अब बता, यहाँ तो सब गैसेस है ना तीनों, तो तीनों के टोटल मोल यूज करोगे। और बता, फिर से बता दो, टोटल मोल या मोल फ्रैक्शन में गैसेस के अलावा कुछ और यूज करोगे क्या? तो बता टोटल मोल कितने हो जाएंगे? 4 मोल्स का सम कर दो। अब बता, तुम्हें पार्शियल प्रेशर लाना है PCl5 का, तो बता क्या करोगे? उसका मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर करोगे, और मोल फ्रैक्शन तुम्हें उसने खुद ने लिख कर दी, टोटल प्रेशर दिया 10 atm, और मोल फ्रैक्शन हमें लाना पड़ेगा, तो क्या करोगे? PCl5 के मोल अपॉन टोटल मोल इनटू 10 टोटल प्रेशर, तो वैल्यू कितनी आ गई? 2.5 atm PCl5 का। अच्छा बता, PCl3 और Cl2 इन दोनों के मोल इक्वल है ना, तो बता दोनों का प्रेशर एक्सर्टेड भी सेम ही होगा, मोल इक्वल है तो बता दोनों का पार्शियल प्रेशर लाओगे, तो बता दोनों के मोल 1.5 अपॉन 4 इंटू 10 करोगे, तो बता कितना आ गया? 3.75 atm ईच। और एक चीज सुनना, जब पार्शियल प्रेशर सारे कंपोनेंट्स का लाओ,
तो अपना आंसर क्रॉस चेक जरूर करना कि तुमने कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी। मतलब अभी हमने पढ़ा है टोटल प्रेशर जो होता है 10 atm अभी जो है, मतलब वो सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस होता है ना। तो बता सबके पार्शियल प्रेशर का सम करो वापस, अगर वो आ गया टोटल प्रेशर गिवन इन द क्वेश्चन तो हमने कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करी कहीं भी। तो समझ में आया था, सबको क्लियर है? तो बता यही पार्शियल प्रेशर आ गया तो बता तुम्हें ध्यान हो आगे, बता तुम केपी में भी पार्शियल प्रेशर ही कैलकुलेट करते थे ना। अब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम ही तो रखोगे वहां पे आगे। तो बता मेन चीज तो ये है ना, ये आता है तो केपी केसी तो वैसे ही आ जाएंगे। अब लेकिन ये जो हमने सारे एक्टिव मास पढ़े, इनको अब हम यूज करते हैं इन द केमिकल इक्विलिब्रियम। अभी तक तो हमने जनरल पढ़ा एक्टिव मास, ओके एक्टिव मास भी हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, नर्स्ट इक्वेशन में भी करा यूज। तो अब लेकिन इसको हम यूज करेंगे किसकी हेल्प से, एक्टिव मास को। तो लिख लें लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। अब लॉ ऑफ मास एक्शन ये क्या होता है, लॉ ऑफ मास एक्शन। अच्छा बता दो तुम पढ़ चुके, हमने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा है ये, और सब हमने पढ़ा रेट। अच्छा बता रेट ऑफ रिएक्शन वहां सबसे ज्यादा हमने पढ़ी थी रेट लॉ की हेल्प से। अच्छा रेट लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या बोला था, पहले वो बता रहा तुम्हारा पुराना भी चीज बोलो। सबसे अच्छा पुराना बैक पोर्शन, कुछ स्टूडेंट्स को बाद में लगता है कि बैक पोर्शन हमारा रिवाइज ही नहीं हो रहा। तो एक मैं बोलो सिंपल सा, जब तुम कोई नया चैप्टर पढ़ो जैसे अभी हम ये पढ़ रहे हैं, इसमें लेकिन सारी रीजनिंग मैंने बोला केमिकल काइनेटिक्स है, तो जो जो चीज काम आ रही होता वो रिवाइज कर लो ना। और 5 मिनट लगेंगे, कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा पुराना रिवाइज करने में उसका। तो बता तुम्हारा वो भी रिवाइज हो जाएगा साथ में, और ये समझ में आएगा जल्दी वो अलग। अब बता हमने पढ़ा था वहां रेट लॉ कि रेट ऑफ रिएक्शन के लिए ही था ना रेट लॉ, तो ये भी लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। लेकिन वहां रेट लॉ में पढ़ा था रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ देयर। वहां क्या पढ़ा था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पावर में लिखते हो, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बैलेंस्ड इक्वेशन को देख के बताते हो या एक्सपेरिमेंटली। लेकिन हमने था ये बोला था कभी कभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो सकती है। अच्छा बता वो कौन सी रिएक्शंस में होता है, एलिमेंट्री रिएक्शंस में। और यहां पर लॉ ऑफ मास एक्शन वहां भी बताया था कि रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन कैन बी इक्वल जब एलिमेंट्री रिएक्शंस हो। और हमने वहां बताया था जितनी भी रिवर्सिबल रिएक्शंस होती है सब एलिमेंट्री होती है। तभी तो बता इस चैप्टर में रेट लॉ नहीं पढ़ते, लॉ ऑफ मास एक्शन यही आके क्यों पढ़ते हैं, बिकॉज ये एलिमेंट्री रिएक्शंस होती है। लेकिन अब एक चीज सुनना, लॉ ऑफ मास एक्शन हमने बोला है एप्लीकेबल होता है फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस, और एलिमेंट्री के लिए ऑर्डर इक्वल टू स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है। लेकिन उसका मीनिंग ये नहीं है, कुछ स्टूडेंट इस पर रॉन्ग क्या सोच लेते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, ये नहीं है, एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल होता है। अब वो एलिमेंट्री रिवर्सिबल रिएक्शन हो या इरिवर्सिबल हो, ओके बता वहां तो हमने इरिवर्सिबल एलिमेंट्री पढ़ी थी ना ज्यादा। तो ये तो जनरल लॉ है जो एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए होता है, रेट ही फाइंड करते। और रेट क्यों फाइंड करते, बिकॉज बता इक्विलिब्रियम जब आता है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल होती है ना। तो लिख लें अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ rate of a reaction, rate of a reaction is directly proportional to, rate of a reaction is directly proportional to active masses of, is directly proportional to active masses of reactants, active masses of reactants raised to the power, raised to the power equal to their, raised to the power equal to their respective
equal to their respective stoichiometric coefficients, equal to their respective stoichiometric coefficients in the balanced equation, in the balanced equation, in the balanced equation. अब ये जो इतना बड़ा सारा हमने लॉ बोला, स्टेटमेंट, इसको बता शॉर्ट में मैं लिखूं तो बोल पर ले, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, किसी भी एलिमेंट्री, लेकिन वो एलिमेंट्री के लिए होगा, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to active masses of reactants raised to the power of their respective stoichiometric coefficients. तो बता, ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है, इसको एक्सपेरिमेंट करके लाते हो या बैलेंस्ड इक्वेशन से लिखेंगे? और मैं अब लेकिन एक चीज सुनना, लॉ ऑफ मास एक्शन इतना सा है, बस जरा सा लॉ ऑफ मास एक्शन है, लेकिन एनसीईआरटी में तुम देखोगे इस चैप्टर में, तो एनसीईआरटी में लॉ ऑफ मास एक्शन हेडिंग लिखी ही नहीं होगी। उसमें हेडिंग क्या होगी बता रहा हूं, उसमें होगी हेडिंग लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्यों होगी, उसका रीजन, बिकॉज जब हम केमिकल इक्विलिब्रियम में लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करते हैं तो उसका नाम हो जाता है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। लेकिन इसी लॉ ऑफ मास एक्शन को जो हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रियम में अप्लाई करते हैं तो नाम हो जाता है ऑस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। क्यों? क्योंकि बता, यहां पर हम, ये जो जनरल है ये तो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल एलिमेंट्री दोनों के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन अब उसको जब हम अप्लाई करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में तो नाम बोल देते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो अब लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम है क्या वो बताऊंगा आगे, लेकिन उसके पहले सपोज इसको लॉ को हम अप्लाई करें केमिकल इक्विलिब्रियम में, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन में, तो सपोज सबसे पहले बैलेंस्ड रिएक्शन लिखोगे और बता बैलेंस्ड रिएक्शन में ये रिएक्टेंट्स ए एंड बी है, प्रोडक्ट्स सी एंड डी है, और M1 M2 N1 N2 बैलेंस्ड इक्वेशन में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है। अच्छा बता, फॉरवर्ड रिएक्शन होगी तो फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन होगी, बैकवर्ड होगी तो बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन होगी। अच्छा, फॉरवर्ड रिएक्शन के रिएक्टेंट कौन है बोलो? ए एंड बी, बैकवर्ड के सी एंड डी। तो बता, मैं इस लॉ को यूज करूं इस रिवर्सिबल रिएक्शन में, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स ए एंड बी रेज्ड टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स करोगे तो बता RF प्रोपोर्शनल टू A रेज़ टू द पावर M1 B रेज़ टू द पावर M2। अच्छा, मान लो अगर एक ही रिएक्टेंट होता तो ओनली A रेज़ टू द पावर M1 रह जाता। और लेकिन एक चीज अब मैं जो बोला, ये पूरे चैप्टर का न्यूमेरिकल में भी अजम्पशन, इस पूरे चैप्टर में हमने जब भी एक्टिव मास लिखना है सबसे पहले फिजिकल स्टेट देखनी है ना, लेकिन इस चैप्टर में कंपटीशन में भी क्वेश्चन वेरिएबल वाली इक्वेशन बहुत लिखता है, मतलब ABCD PQRS WXYZ, लेकिन फिजिकल स्टेट कई बार नहीं लिखता है। तो ये ध्यान रखना, अगर वेरिएबल वाली इक्वेशन हो और उसने स्पेसिफिकली ना लिखा हो उनमें से कोई सॉलिड लिक्विड है तो सबको मानेंगे गैस। तो अभी मैं सबको गैस अज्यूम कर रहा हूं, इसलिए बता एक्टिव मास सबका कम आएगा। अच्छा, लेकिन बताओ अगर ये बी सॉलिड होता तो फिर बता 1 की पावर कर लो कुछ भी, तो लिखो ही मत उससे, अच्छा ओनली बता यही लिखते ना फिर। तो ये क्लियर सबको? अच्छा, इसी तरह से बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं तो वो क्या होगा बताओ? C रेज़ टू द पावर N1 D रेज़ टू द पावर N2 इन्हीं के प्रोपोर्शनल बोलोगे। अब थोड़ा सा केमिकल काइनेटिक्स, मतलब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा ना, और वो बता रेट कांस्टेंट बोलोगे क्योंकि रेट के एक्सप्रेशन में आए ना कांस्टेंट, और रेट कांस्टेंट को तो स्मॉल के से शो करते हो, लेकिन है क्या ये फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट, इसलिए फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट बोलोगे KF A रेज़ टू द पावर M1 B रेज़ टू द पावर M2 बोलोगे। इसी तरह से बता रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन लिखोगे तो यहां पर रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आएगा C रेज़ टू द पावर N1
टी रेज टू द पावर n2 बोलोगे तो बता रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आ गई, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आ गई, और बता धीरे धीरे विद टाइम जो हमने लास्ट क्लास से पढ़ा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज होती जाएगी, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होती जाएगी, और जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज होते होते रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल आ जाएगी तो बता रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम आ जाएगी। बोलो तो बता इक्विलिब्रियम पर यूज करना है ना लॉ ऑफ मास एक्शन हमने, तो दोनों के एक्सप्रेशन इक्वेट कर दे तो के एफ ए रेज टू द पावर m1 b रेज टू द पावर m2 equals to kb c raised to the power n1 d raised to the power n2 और रेट कांस्टेंट एक साथ लिख लो kf अपॉन kb, एक्टिव मास एक साथ लिख ले तो c रेज टू द पावर n1 d रेज टू द पावर n2 अपॉन a रेज टू द पावर m1 b रेज टू द पावर m2 लिख लोगे। अच्छा मुझे ध्यान से बताना ये जो kf अपॉन kb है ये एट इक्विलिब्रियम kf अपॉन kb इक्वल टू रेशियो ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट्स टू द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स आया ना। अब बता थोड़ा सा केमिकल मैंने रीजनिंग सारी वहीं पर, ये मुझे बता दो ये kf kb रेट कांस्टेंट है ना, और हमने पढ़ा है केमिकल काइनेटिक्स में कोलिजन थ्योरी में भी और आरएनएस इक्वेशन में भी, बताइए दो फैक्टर पर डिपेंड करता है टेम्परेचर और कैटलिस्ट। अब मुझे बता दो टेम्परेचर हम स्टार्टिंग से बोल रहे जब तक न्यूमेरिकल थ्योरी में खुद ना बोल दे टेम्परेचर वेरिएबल है या दो टेम्परेचर ना लिख दे तब तक टेम्परेचर कांस्टेंट। तो बता टेम्परेचर हम चेंज कर रहे हैं क्या अभी तक, तो कांस्टेंट टेम्परेचर है। दूसरा कैटलिस्ट हमने लिया क्या, बोला ही नहीं तो एब्सेंस मानोगे कैटलिस्ट भी, तो बता कैटलिस्ट हम ले नहीं रहे, टेम्परेचर हम चेंज कर नहीं रहे, तो बताइए kf अपॉन kb इनका जो रेशियो होगा ये चेंज होगा या ये भी कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो बता इन दोनों की जगह नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर देना हम, और वो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कब कर रहे हो एट इक्विलिब्रियम, इसलिए उसका नाम भी क्या बोलते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हो। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके इक्वल हो गया kf अपॉन kb या रेशियो ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट्स टू द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स। लिख भी ले फिर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, लिख लो फिर। ध्यान सुन ले। अच्छा था ये के वापस पूछा थोड़ा सा वही केमिकल काइनेटिक्स, मतलब रेट कांस्टेंट kf अपॉन kb की जगह तुमने इंट्रोड्यूस किया ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। अब मैंने अभी एक चीज बोली थी कि यहां पर जब हम लॉ ऑफ मास एक्शन को केमिकल इक्विलिब्रियम में अप्लाई करते हैं तो उसका नाम लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम हो जाता है। अब लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम का स्टेटमेंट क्या है, तो ध्यान सुनना, जो तुमने ये डेरिवेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किया यही लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं सुन ले, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है इसका जो एनसीईआरटी में लिखा होगा कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम
equilibrium constant is equal to the ratio of active masses of products to the active masses of reactants raised to the power of their respective stoichiometric coefficients. मतलब ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके रेशियो के इक्वल है? यही इक्विलिब्रियम लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम है। अब मुझे एक चीज बताना ध्यान से, सामने लिखा है, अभी मैंने तुम्हें बता भी दिया, तुमने भी बताया। अब मैं क्वेश्चन पूछूं, बताइए KF KB किस पर डिपेंड करते हैं? टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट दोनों पर करते हैं ना। तो रेट कांस्टेंट KF एंड KB डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। तो मुझे बता दो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी टेम्परेचर और कैटलिस्ट दोनों पर डिपेंड करेगा ना? बोलो, टेम्परेचर और कैटलिस्ट दोनों पर डिपेंड करेगा। इसलिए लिख लो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड ओनली अपॉन टेम्परेचर। अब बता, हमने अभी बोला तुमने कि KF KB दोनों टेम्परेचर और कैटलिस्ट दोनों पर करते हैं, बट उनका रेशियो डिपेंड ओनली अपॉन टेम्परेचर। क्यों? इसका रीजन सुन लो। कैटलिस्ट, अब ये सुनना ध्यान से, कुछ को लगता है कि कैटलिस्ट तो KF KB को अलग अलग अफेक्ट करता है, फिर उनका रेशियो क्यों नहीं बदलता कैटलिस्ट से? बता दो, तुम्हें आता होगा सबको। अच्छा, तो कैटलिस्ट क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी बदलता है। बोलो, थ्रेशोल्ड एनर्जी कम करके। तो बता, दोनों फॉरवर्ड बैकवर्ड को वो डिफरेंटली बदलता है या इक्वली? इसलिए वो KF को बढ़ाता है। अगर डबल करता है तो KB को भी डबल करता है, तो बता रेशियो तो फिर वही रह जाएगा ना। अगर बता KF को डबल करा तो KB को भी डबल, तो KF अपॉन KB 2 कैंसिल, वापस पहले वाला ही आएगा ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तभी तो तुम्हें याद हो, तुम पढ़ते भी थे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड ओनली अपॉन टेम्परेचर। तो ओनली वर्ड का मतलब और किसी पर डिपेंड नहीं करता, मतलब चाहे कुछ भी बदल लो रहेगा वही वो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब इसको ये रीजन फिर मैं डिटेल में समझाऊंगा कि टेम्परेचर क्यों बदलता है, इसको जब हम पढ़ेंगे आगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वहां डिटेल में दोबारा बताऊंगा ये। लेकिन अभी सिंपल सा ध्यान रखो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट रहती है। लेकिन अब तुम मुझे बता दो कि तुम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अब मैं चीज बोला, बता तुमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किसकी जगह किया? फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड रेट कांस्टेंट। तो मेन तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यही है ना, KF अपॉन KB। अब मैं तुमसे पूछा, मतलब तुम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये दो टाइप के पढ़ते थे ना, KC एंड KP, क्यों? अच्छा, तो ये मैं बार बार स्टार्टिंग से बोल रहा हूं, अभी भी मैंने बोला लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट्स टू द रिएक्टेंट्स। एक्टिव मासेस का रेशियो होता है। और बता, जब तुम एक्टिव मास दो तरह का लेते हो, कंसंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर, तो बता अगर मैं कंसंट्रेशन का रेशियो लूंगा एक्टिव मास की जगह, तो बता फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलूं या कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलूं? इसलिए बता, सबस्क्रिप्ट में C लिखते हो ना फिर के, तो ये कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। लेकिन बता, कंसंट्रेशन की जगह पार्शियल प्रेशर का भी तो रेशियो ले सकता हूं, फिर क्या बोलूंगा? पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फिर सबस्क्रिप्ट में P लिखूंगा। तो रिप्रेजेंटेशन क्यों बदलता है? क्यों तुम KC की भी दो टाइप के पढ़ते हो? अगर मैं बता यहां पहले से ही KC लिख देता, फिर KP कैसे लाता उसकी जगह? कुछ सोचो, तभी तो हमने लॉ ऑफ केमिकल लिखने बोला बार बार कि एक्टिव मासेस का रेशियो है। क्यों कंसंट्रेशन नहीं बोल रहा मैं बार बार? तो बता, एक्टिव मासेस का रेशियो है ना वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो तभी तो हम दो तरह का बोल सकते हैं। लेकिन अब ध्यान रखना, मैंने आज भी बोला था कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अब सुनना ध्यान से, ये लिख भी लेना, पहले सुन ले। एक्टिव मास मोस्टली, हमने लिखा है एक्टिव मास मोस्टली दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, बट हमने बोला मोल की टर्म में भी कर सकता हूं, मास की टर्म में भी कर सकता हूं, मोल फ्रैक्शन की टर्म में भी कर सकता हूं, और कभी कभी वो मोल फ्रैक्शन भी रख देता है इनकी जगह। तो फिर क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट्स। और बता, मोल फ्रैक्शन रखूंगा तो फिर तो उसका नाम भी क्या होगा? मोल फ्रैक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट।
तो ये हमारे सिलेबस में नहीं, लेकिन हम इसको यूज करेंगे आगे, हमारी कैलकुलेशन इजी करवाएगा। केपी वाले न्यूमेरिकल्स की बताऊंगा आगे कैसे, बस हमें पता हमारा टाइम बचाएंगे कैलकुलेशन का। वरना केपी वाले क्वेश्चन मोल जब देता है बहुत लेने लगते हैं तो कुछ को, लेकिन ये शॉर्ट करवाएगा उनको। इसलिए हम ये कई बुक्स में तो लिखा भी होता है, लेकिन हमें पता तो 3 टाइप के मोल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम यूज करते हैं जनरली, केसी, लेकिन एनसीईआरटी में 2 ही है, बट हमें अपने लिए पता कैलकुलेशन जल्दी करनी है ना मैंने। तो केसी क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ reactants raised to the power of their respective stoichiometric coefficients। लिख ले वो। अच्छा मुझे बता दो, इसमें से ये जो केपी है, ये सॉलिड लिक्विड गैस एक्वस सॉल्यूशन सबके लिए या ओनली फॉर गैसेस? क्योंकि गैसेस के लिए तो प्रेशर लेते हो। अच्छा लेकिन केसी किसके लिए होगा, ओनली फॉर गैसेस या गैसेस एंड एक्वस सॉल्यूशन? अच्छा द एक्वस सॉल्यूशन और गैसेस दोनों के लिए क्यों, हमने पढ़ा ना आज, कंसंट्रेशन तो गैस की भी लेते हो अकेली की, या सॉल्यूट इन एक्वस सॉल्यूशन की भी कंसंट्रेशन यूज करते हो, लेकिन प्रेशर तो ओनली फॉर गैसेस। अब लिख ले नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। मतलब बता, जैसे हमने सेम रिएक्शन में, जैसे थर्मोडायनेमिक्स में मतलब फॉर अ सेम रिएक्शन डेल्टा एच और डेल्टा ई का रिलेशन पढ़ा था, जबकि बता डेल्टा एच और डेल्टा ई दोनों होती सेम रिएक्शन की हीट है, बट होती है एक एट कांस्टेंट प्रेशर है, दूसरी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो वैसे के वैसे बता, ये केसी केपी है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अच्छा उसके पहले एक न्यूमेरिकल की चीज सुन ले जो मैं बोल रहा हूँ। अच्छा था, ये तीनों जो हमने लिखे केसी केपी के एक्स, मोल फ्रैक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब तीनों इन जनरल हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही। तो बता इन तीनों की जगह मैं अलग अलग के एफ अपॉन के भी लिख सकता हूं ना? बोलो, क्योंकि तीनों हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही ना। लेकिन अब मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, वो हमें कई बार क्या करेगा, सेम रिएक्शन के लिए केपी देगा, केसी पूछेगा, या केसी गिवन होगा, केपी फाइंड करवाएगा। तो बता लाने के लिए उनका मैं रिलेशन चाहिए। अब एक चीज जानना, मैं इस रिलेशन का डेरिवेशन बता रहा हूं, लेकिन डेरिवेशन कोई काम का नहीं है, न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल क्वेश्चन सारे इसके डायरेक्ट फॉर्मूले से हो जाएंगे। तो डेरिवेशन बस तुम देख लेना मॉड्यूल में, बाकी मैं समझा रहा हूं इसको बस एक बार, हमने जो थ्योरी पढ़ी उसके लिए बस लिखने की, लेकिन कोई जरूरत नहीं ज्यादा। तो अब बोर्ड पर लिख ले, हमें इस रिएक्शन के लिए रिलेशन लाना है। तो अब बता, केपी का एक्सप्रेशन लिखा, सबको गैसेस मान रहा हूं, केसी का एक्सप्रेशन लिखा, इन दोनों में रिलेशन लाना है। तो बता कंसंट्रेशन को प्रेशर में बदलू या प्रेशर को कंसंट्रेशन में? अब तुम मुझे बताओ, हमने पढ़ा है आज ही, मतलब प्रेशर को कंसंट्रेशन में कैसे बदलू? मतलब कुछ भी ना है तो पीवी इक्वल्स टू आरटी तो है ही सही हर जगह। तो बता पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, इसको क्या लिख सकते हो बता, पी इक्वल्स टू एन बाई वी इंटू आर टी लिख सकते हो। अच्छा बता, ये एन बाई वी आज ही पढ़ा, एक्टिव मास इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ही है ना। तो बता इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट लिख दूं इंटू आर टी, या यहां से बता पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन
ए इंटू आर टी, बोलो। इसी तरह से पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू आर टी, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू आर टी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी, कंसंट्रेशन ऑफ डी इंटू आर टी। अब बताइए ये जो चारों वैल्यूज हैं ये केपी के एक्सप्रेशन में पुट कर दे, पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन यहां पुट कर दो। अब मैथ से सिंपल सी, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, सी आर टी होल पावर n1, concentration of D into RT whole power n2 upon concentration of A into RT whole power m1, concentration of B into RT whole power m2, यही लिखोगे। अच्छा आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये कंसंट्रेशन वाली टर्म्स एक साथ लिख लूं, पावर n1 n2 m1 m2 लिखकर, तो C raised to the power n1 D raised to the power n2 upon A raised to the power m1 B raised to the power m2 लिखोगे। अच्छा इसी तरह से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में RT भी है ना, मतलब RT की पावर n1 RT की ही पावर n2, बेस सेम तो पावर ऐड करके लिख सकते हो, तो RT पावर n1 n2 क्या हो जाएगा, n1 प्लस n2 लिख सकता हूं। इसी तरह से RT पावर m1 प्लस m2 लिख सकते हो। अच्छा ये क्या है, KC ही है ना जो हमें चाहिए, जिसके साथ रिलेशन, तो बता KP इक्वल्स टू KC इनटू RT पावर, अच्छा था ये ऊपर ले जाओ तो बेस सेम तो पावर लेकिन प्लस की या माइनस की, तो m1 n1 प्लस n2 माइनस m1 प्लस m2 हो जाएगा। अच्छा मुझे एक चीज बता दो, ये n1 प्लस n2 माइनस m1 प्लस m2, बताइए थर्मोडायनेमिक्स में बहुत यूज करा हमने, बता क्या होता है ये, डेल्टा एन जी ही है ना। अच्छा जी क्यों लिख रहे हो, क्योंकि बता यहां पर ये सारा रिलेशन तुम आइडियल गैस इक्वेशन से ला रहे हो ना, और ये जब गैसेस के लिए, अच्छा वैसे बताइए n1 प्लस n2 क्या है, सम ऑफ स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स, और गैसेस के ही क्यों लोगे, सॉलिड लिक्विड को कंसीडर नहीं करोगे क्योंकि ये आइडियल गैस इक्वेशन से ला रहे हो रिलेशन, माइनस सम ऑफ स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स, मतलब जैसे थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा एन जी ला रहे थे सेम वैसे के वैसे लाओगे, और यहां पर भी इसकी वैल्यू जब लाओगे तो तीन तरह की आ सकती है, डेल्टा एन जी जीरो, पॉजिटिव या नेगेटिव, वही चीज, तो हमें ये रिलेशन यूज करना है डायरेक्ट, तो ये फॉर्मूला लिख लो बस डायरेक्ट, Kp इक्वल्स टू Kc इंटू आर टी रेज टू द पावर डेल्टा एन जी। और मुझे बता दो यहां भी इस R की वैल्यू क्या यूज करोगे, 0.082 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, और इस फॉर्मूले पर बेस्ड कंपटीशंस में क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स या थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत आ चुके हैं, और ज्यादा क्वेश्चन आए हैं इस पर बेस्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चन, डायरेक्ट बस फॉर्मूला लिखना, ये सब चीज बस आर लिखना है दोबारा, तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस पर ज्यादा आए। लेकिन एक चीज मैं बोल रहा हूं, चाहे न्यूमेरिकल पूछे या थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे, तुम्हें सबसे ध्यान रखना ज्यादा डेल्टा एन जी का, क्योंकि इसी को वो चेंज करेगा, और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में मैं ज्यादा चेंज कर सकता हूं। अब मैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन में क्या क्या चेंज कर सकता हूं वो मैं बता रहा हूं, बोर्ड पर देख ले, जितने तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकता हूं सब मैं तुमसे पूछ रहा हूं। अच्छा था, अगर मैं तुमसे बोलूं किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 है, डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 है, तो बता केपी इक्वल्स टू केसी होगा, लेस देन केसी आएगा या ग्रेटर देन केसी, बता आरटी की पावर 0 करूंगा तो 1,
तो बता केपी इक्वल्स टू केसी आ जाएगा, लिख भी लेना साथ में। तो वो तुमसे पूछेगा 4 रिएक्शंस लिख देगा और पूछेगा इन चारों में से कौन सी रिएक्शन के लिए केपी इक्वल्स टू केसी है, तो खाली डेल्टा एनजी चेक करना है। लेकिन मतलब कभी डेल्टा एनजी पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, और ग्रेटर देन 0 हुआ तो बता कौन ज्यादा आएगा, केपी या केसी। केपी। अच्छा, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 रख लो। अच्छा 1 रख लूं अगर सपोज में, अगर बता 1 रखूं तो आर टी की पावर 1 का मतलब केसी को इंटू आर टी करोगे तब केपी आएगा, और इंटू आर टी करने पर तो बड़ा ही हो जाएगी वैल्यू। अच्छा ये टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में रखोगे कैल्विन में, कैल्विन में। तो बता डेल्टा एन जी पॉजिटिव हुआ तो केपी ग्रेटर देन केसी हो जाएगा, लेकिन बता डेल्टा एन जी अगर नेगेटिव हुआ तो बता केपी ग्रेटर देन केसी या लेस देन केसी आएगा, लेस देन केसी। अच्छा मैं तुमसे इसी में क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर सपोज क्वेश्चन में गिवन टेम्परेचर 1/r मतलब 1/0.082 हो, तो बता केपी और केसी का रिलेशन क्या होगा, दोनों डिफरेंट या इक्वल। बता उसी केपी इक्वल्स टू केसी इंटू आर टी रेस टू द पावर डेल्टा एन जी में टी की जगह 1/r रख दो, और बता 1/r रखोगे तो ये आर आर कैंसिल, तो बता केपी इक्वल्स टू केसी ही आएगा ना। लेकिन कभी कभी या ऑलवेज, चाहे वैल्यू ऑफ डेल्टा एन जी कुछ भी हो, फॉर एनी वैल्यू ऑफ डेल्टा एन जी। और एक चीज ध्यान रखना, यहां कैलकुलेशन में ये 1/r बहुत जगह आएगा, और अगर तुमने इसको डिवाइड करा तो सबसे ज्यादा टाइम तुम्हें इसी में लगेगा, और जब ये बहुत जगह आएगा तो बता इसका डिवीजन ही याद रख लो ना, 1, और वैसे बहुतों को याद होगा 1/r 12.18 होता है जब हम r की वैल्यू 0.082 रखते हैं। अच्छा तो मैं तुमसे अब एक और क्वेश्चन पूछूं इसी में, थियोरटिकल क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन तो ये है कि मैं तुमसे 4 रिएक्शंस लिखूंगा और पूछूंगा किसके लिए केपी ग्रेटर देन केसी, किसके लिए केपी लेस देन केसी या इक्वल्स टू केसी है, तो बता प्रिडिक्ट कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन, वो तुम्हें फिर से 4 रिएक्शंस लिखेगा और पूछेगा किसके लिए केपी बाई केसी इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी या केपी बाई केसी किसके लिए मिनिमम होगी वैल्यू। तो बता केपी बाई केसी यहीं से लिख सकते हो ना, बताओ इसी को क्या लिखते हैं, केपी बाई केसी इक्वल्स टू आर टी रेस टू द पावर डेल्टा एन जी। लेकिन बताओ क्या न्यूमेरिकली कैलकुलेट करोगे कि केपी बाई केसी, तो बता तब भी क्या लाओगे, ओनली डेल्टा एन जी। लेकिन बस अब डायरेक्ट नेगेटिव पॉजिटिव चेक करे बिना क्या चेक करोगे कि जिसके लिए बताओ डेल्टा एन जी पॉजिटिव वैल्यू मैक्सिमम होगी, पॉजिटिव वैल्यू मैक्सिमम होगी, बता उसी का केपी बाई केसी ज्यादा आएगा ना। बता प्लस पावर जितनी ज्यादा होगी उतना आर टी की पावर प्लस में ज्यादा होगी, तो केपी बाई केसी बड़ा होता जाएगा। लेकिन बता डेल्टा एन जी नेगेटिव में ज्यादा हुई तो वो तो अपॉन में चला गया, फिर 1 प्लस पावर करने में, जैसे मान लो -2 है तो बताओ उसको -2 लिखोगे तो 1/RT² करोगे ना, और RT² से डिवाइड करोगे तो वो तो और छोटी हो जाएगी ना वैल्यू। तो बता तब भी क्या चेक करना है कि डेल्टा एन जी मैक्सिमम किसका है, और मैक्सिमम का मतलब विद साइन, पॉजिटिव वैल्यू जिसकी मैक्सिमम उसका केपी बाई केसी मैक्सिमम, लेकिन जिसकी डेल्टा एन जी वैल्यू नेगेटिव में मैक्सिमम उसके लिए मिनिमम होगी। या थर्ड एक और क्वेश्चन, वो हमसे लॉग की फॉर्म में भी पूछता है, तो बता इसी को लॉग में बदल लो ना, और वो सबसे ज्यादा लॉग केपी बाई केसी ही पूछता है। तो बता लॉग केपी बाई केसी लाना हो तो दोनों साइड्स का लॉग ले लोगे ना, तो लिख भी लेना ये। तो बता लॉग केपी बाई केसी इक्वल्स टू लॉग आर टी रेस टू द पावर डेल्टा इन जी बोलोगे,
और मतलब लॉग में जो पावर होती है सबको पता है, लॉग के आगे लिख देते हो तो डेल्टा एन जी लॉग आर टी इक्वल्स टू लॉग के पी बाई के सी बोलोगे, या मतलब इसको लेफ्ट साइड में ले आओ तो ये माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा लॉग के पी बाई के सी माइनस डेल्टा एन जी लॉग आर टी इक्वल्स टू 0 बोल दोगे, बोलो तो बता लॉग के पी बाई के सी माइनस डेल्टा एन जी लॉग आर टी इक्वल्स टू 0। और ये इक्वेशन अगर तुमने डायरेक्ट याद रख ली तो लॉग वाले क्वेश्चन जब होंगे तो तुम्हारा टाइम बचेगा। अब जैसे मैं क्वेश्चन ही बोल रहा हूं, फिर से क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वो क्वेश्चन में कई बार जैसे मैं क्वेश्चन ही बोल दूं, लिखने की जरूरत नहीं, बस डायरेक्ट बताना कैसे करना है। सुन ले क्वेश्चन, बोर्ड पर देख लो। वो तुम्हें बोलेगा 4 रिएक्शंस लिख देगा ऑप्शंस में। अब पूछेगा इन चारों में से कौन सी रिएक्शन के लिए लॉग के पी बाई के सी प्लस 2 लॉग आर टी इक्वल्स टू 0 इज करेक्ट। तो बता अगर तुम्हें ये याद नहीं है तो तुम्हें एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ जाएगा और लॉग लेना पड़ेगा हर बार वो अलग, तो बहुत लेंदी हो जाएगा। उससे अच्छा बता डायरेक्ट ध्यान रख लो ना, तो डेल्टा एन जी ही लाना होगा तब भी, लेकिन डेल्टा एन जी +2 या -2, तो बता डेल्टा एन जी -2 किसका, चारों में से वो ढूंढना ज्यादा इजी है ना, तो बता डायरेक्ट ध्यान रख सकते हो लॉग के पी बाई के सी माइनस डेल्टा एन जी लॉग आर टी इक्वल्स टू 0। अब एक चीज ध्यान रखना, यहां तक जो मैंने बताई ये सब के पी के सी का न्यूमेरिकल तो एक ही टाइप का होगा ओनली, वो फिक्स एक ही टाइप का ओनली, और वो है कि तुम्हें केपी देगा केसी पूछेगा, या केसी देगा केपी पूछेगा, इसके अलावा चेंज ही नहीं कर सकता। लेकिन थियोटिकल में मैंने बहुत सारे चेंज बता दिए, इसलिए ज्यादा क्वेश्चन थियोटिकल मिलता है, तो कर लोगे। अब बता जब हमने सेम रिएक्शन के लिए केपी और केसी का रिलेशन लाए तो बता केपी और केएक्स का भी तो रिलेशन होगा ना फिर, और हमने बोला इसको न्यूमेरिकल में करवाऊंगा यूज आगे, तो लिख लें रिलेशन बिटवीन केपी एंड केएक्स, केपी एंड केएक्स, केपी एंड केएक्स। अब इसका भी डेरिवेशन को लिखने की जरूरत नहीं, बस सिंपल सा समझना, बोर्ड पे लिख लें। अच्छा केपी और के एक्स का रिलेशन लाना है तो बता फिर से इसी रिएक्शन जिसके लिए अभी हम केपी केसी का रिलेशन लाए, सेम रिएक्शन के लिए केपी के एक्स का रिलेशन लाना है, तो बता केपी का एक्सप्रेशन लिखोगे, अब के केसी की जगह के एक्स का देखो। अच्छा के एक्स का रिलेशन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट्स होता है, रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, यही बोलते हो। अच्छा बताओ के एक्स के साथ रिलेशन लाना है तो अब के इस पार्शियल प्रेशर को मोल फ्रैक्शन में बदलोगे, तो डाल्टन्स लॉ, मोल फ्रैक्शन बदलने के लिए तो बता किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर क्या होता है, उस गैस का मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर होता है ना, तो बता मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तुम मुझे बताना, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ सी की जगह क्या लिखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इंटू पी टोटल लिखोगे, ये समझ में आया कि ये पीसी क्या लिखूंगा, बता मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस सी इंटू पीटी क्या है टोटल प्रेशर, पावर n1 लिखोगे, ये लिखोगे। इसी तरह से पार्शियल प्रेशर ऑफ डी क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ डी पावर n2 अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पीटी पावर m1 मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पीटी पावर m2 लिखोगे। अच्छा बता फिर से ब्रेक करूं आपके, तो बता अब के क्या आएगा यहां, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी पावर n1 मोल फ्रैक्शन ऑफ डी पावर n2 अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ पावर m1 मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पावर m2, kx आएगा, लेकिन बता rt आएगा pt आएगा, आएगा वही n1 प्लस n2 माइनस m1 प्लस m2, तो तुम ही बता दो रिलेशन क्या होगा,
KP इक्वल्स टू KX इंटू PT, मतलब P टोटल रेज टू द पावर डेल्टा NG। तो लिख लें डायरेक्ट रिलेशन, और ये हमारे क्वेश्चन शॉर्ट करवाएगा केपी वाले न्यूमेरिकल, जो बहुतों को लगते हैं एक एक पेज के मोल वाले, वो छोटा सा करवाएगा क्वेश्चन, इसलिए हमने इसको पढ़ा। लिख लें KP इक्वल्स टू KX इंटू P टोटल रेज टू द पावर डेल्टा NG। और यहां पर भी डेल्टा NG का ध्यान रखना, लेकिन बता यहाँ RT की जगह क्या है, P टोटल, ये याद रखोगे। अच्छा बता, जब तुम KP KC का रिलेशन ले आए, KP KX का रिलेशन ले आए, तो बता इस KC और KX का भी तो होगा। जब दो का पढ़ चुके हो आपस में, तो बता इसका भी बताओ। अब कैसे लाओगे, तो सुन ले। तो बता KP इक्वल्स टू KC इंटू RT रेज टू द पावर डेल्टा NG होता है ना। अच्छा KP ही अभी हमने पढ़ा KX इंटू P टोटल रेज टू द पावर डेल्टा NG भी होता है। अच्छा बता KP इसके इक्वल है, KP ही इसके इक्वल, और ये सब सेम रिएक्शन के लिए है ना। तो बताइए आपस में भी तो इक्वल होंगे ना, और आपस में जब इक्वल होंगे तो बता KC इक्वल्स टू KX। अच्छा बताइए P टोटल पावर डेल्टा NG अपॉन RT पावर डेल्टा NG। तो बता दोनों की होल पावर डेल्टा NG ही लिख दो ना, बोलो। तो बता अब ये P टोटल बाई RT क्या है। अरे बता अभी तो पढ़ा हमने आज ही, मतलब प्रेशर इक्वल्स टू कंसंट्रेशन इनटू RT। बताइए क्या है, कंसंट्रेशन ही तो है ना P, लेकिन बताइए P है या P टोटल है। तो बताइए कंसंट्रेशन भी C आएगी या C टोटल, कंसंट्रेशन भी C टोटल पावर डेल्टा NG। तो ये लिख लें रिलेशन, KC इक्वल्स टू KX इंटू C टोटल। तो KC इक्वल्स टू KX इंटू C टोटल, लेकिन अब ये C टोटल कैसे लाओगे। अच्छा द कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल बाय वॉल्यूम इन लीटर होती है ना, लेकिन जब कंसंट्रेशन टोटल है तो बता मोल भी तो टोटल ही यूज करोगे अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, अब इसमें बोला इसके न्यूमेरिकल्स में नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, लेकिन यहां तक पढ़कर आना, बाकी फिर हम इसमें जो मेनली हमारा चैप्टर है, जो न्यूमेरिकल्स हमने करने, वो नेक्स्ट क्लास से। ओके अभी तक तो खाली थ्योरी थी इसकी ज्यादा, अब इसमें थ्योरी बहुत ज्यादा नहीं बची। इस चैप्टर की थ्योरी तो मोस्टली हमने पढ़ ली, अब तो न्यूमेरिकल में इनको यूज करना है हमने। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।